अच्छा, स्कूल के दिनों की वो इतिहास की किताबें याद हैं जिसमें सब कुछ बटा हुआ था? प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक काल। ये तरीका इतना नॉर्मल लगता है कि जैसे इतिहास हमेशा से ऐसे ही पढ़ा जाता हो। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं कि इतिहास को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने के पीछे आखिर कहानी क्या है। कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी हो, इतिहास पढ़ाने का तरीका लगभग एक जैसा ही क्यों है? ये 3 हिस्सों वाला जो ढांचा है, ये आखिर आया कहाँ से? किसने तय किया इसे? ये रहा वो फ्लोचार्ट जिससे हम सब वाकिफ हैं। प्राचीन काल, उसके बाद आया मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। दुनिया भर के स्कूलों में ज्यादातर यही सिस्टम फॉलो होता है। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इतिहास को पढ़ने का ये तरीका कोई कुदरती नियम नहीं है जिसे किसी ने खोज निकाला हो। नहीं, इसे बाकायदा डिजाइन किया गया है। और हम सब जानते हैं हर डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन था जिसने हमारे लिए इतिहास का ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया? तो चलिए मिलते हैं उस शख्स से जिसने वक्त को, हमारे इतिहास को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया। और उनका नाम था क्रिस्टोफ सेलारियस। इतिहास की दुनिया के एक ऐसे आर्किटेक्ट जिनका नाम ज्यादातर लोगों ने सुना तक नहीं होगा। तो कौन थे ये क्रिस्टोफ सेलारियस? असल में तो उनका नाम क्रिस्टोफ केलर था। वो 17वीं सदी के एक जर्मन विद्वान थे, एक ही साथ क्लासिकल लिटरेचर, इतिहास और भूगोल के एक्सपर्ट। जरा सोचिए, उनका जन्म हुआ था 1638 में, उस दौर में जब यूरोप एक बहुत ही भयानक 30 साला जंग की तबाही से गुजर रहा था। इसी उथल पुथल वाले माहौल में वो पढ़े लिखे और आगे चलकर जर्मनी की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ हाले में प्रोफेसर बने। अब जरा उनके उस आइडिया को समझते हैं जिसने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये टेबल सेलारियस के सिस्टम को एकदम साफ साफ दिखाती है। उन्होंने इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा। पहला, प्राचीन इतिहास। ये शुरू होता है शुरुआती सभ्यताओं से और खत्म होता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन पर। दूसरा, मध्यकालीन इतिहास। ये रोमन साम्राज्य के पतन से शुरू होकर रेनेसां यानी पुनर्जागरण तक चलता है। और तीसरा, आधुनिक इतिहास, जो रेनेसां से शुरू होकर आज तक के समय को कवर करता है। अब इस पूरे मॉडल का जो सेंटर पॉइंट था, जो सबसे अहम मोड़ था, वो थी एक घटना, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। सेलारियस के लिए ये सिर्फ एक साम्राज्य का अंत नहीं था, ये क्लासिकल दुनिया यानी प्राचीन दुनिया की महानता का अंत था और एक बिल्कुल नए, एक अलग युग की शुरुआत थी। देखिए, सेलारियस ने जो किया उसे एकेडमिक भाषा में कहते हैं पीरियडाइजेशन। मतलब बीते हुए कल को यानी हमारे अतीत को बेहतर तरीके से पढ़ने और समझने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों या कालखंडों में बांटने का प्रोसेस। तो ये इतना सिंपल सा दिखने वाला आइडिया पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है ज्ञान के सबसे ताकतवर हथियार में, किताबों में। सेलारियस ने अपने इस सिस्टम पर 3 किताबें लिखीं, हिस्टोरिया एंटिक्वा, हिस्टोरिया मेडिएवी और हिस्टोरिया नोवा। और ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये वो टेक्स्ट बुक्स थीं जिन्होंने पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज में इतिहास पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया। देखते ही देखते उनका ये आइडिया एकेडमिक दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। इस स्लाइड से उनके काम का असर कितना बड़ा था, ये एकदम साफ पता चलता है। सेलारियस से पहले इतिहास क्या था? बस राजाओं और लड़ाइयों की कहानियों का एक कलेक्शन। उनके बाद इतिहास एक ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक सब्जेक्ट बन गया, जिसका एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर था। 1707 में सेलारियस की तो मौत हो गई, लेकिन उनके आइडिया का सफर तो बस शुरू ही हुआ था। 18वीं सदी में पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज ने इस सिस्टम को अपना लिया। 19वीं सदी आते आते ये पढ़ाने का स्टैंडर्ड तरीका बन चुका था। और आज भी कमाल की बात है कि इतिहास की पढ़ाई की नींव इसी ढांचे पर टिकी हुई है। तो अब 300 साल से भी ज्यादा समय के बाद सेलारियस की ये विरासत आज कहाँ खड़ी है? क्या ये ढांचा आज भी उतना ही काम का है? देखिए, उनका सबसे बड़ा और पॉजिटिव योगदान तो यही था कि उन्होंने इतिहास को बिखरी हुई कहानियों से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक सब्जेक्ट बनाने में मदद की। लेकिन यहीं एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या एक ही साइज का ढांचा पूरी दुनिया के इतिहास पर फिट बैठ सकता है? और बस यहीं सेलारियस के सिस्टम की सबसे बड़ी कमी सामने आती है। ये ढांचा यूरोसेंट्रिक है, यानी यूरोप केंद्रित। इसका मतलब ये हुआ कि ये रोमन साम्राज्य का पतन या यूरोपीय रेनेसां जैसी घटनाओं को पूरी दुनिया के इतिहास का टर्निंग पॉइंट मान लेता है, जबकि उसी दौरान चीन में मिंग राजवंश या भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर थे, जिनका इस यूरोपीय टाइमलाइन से कोई सीधा लेना देना नहीं था। तो क्या ये ढांचा अधूरा है? हाँ, बिल्कुल है।
लेकिन फिर भी ये सोचना कितना कमाल का है कि कैसे एक इंसान के सिर्फ एक आइडिया ने पूरी दुनिया के लिए अपने अतीत को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिलेरियस ने अपने समय को इस तरह बांटा तो भविष्य के इतिहासकार हमारे समय को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? क्या वो इसे डिजिटल एज कहेंगे, इंफॉर्मेशन एज, या कुछ और ही नाम देंगे? हमारे समय का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या माना जाएगा?